हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के जितने भी प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इनके बारे में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख आंदोलन जो गठित हुए थे वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब उन आंदोलनों में अलग अलग प्रकृति के आंदोलन रहे थे। आप सबको पता है कि वो अलग अलग प्रकृतियां कौन सी थी। तो पहले में तो ये थी कि जन विद्रोह, ठीक है, मतलब जो आम जनता थी उनके द्वारा किए गए विद्रोह या आंदोलन। फिर दूसरे थे जनजातीय विद्रोह, जो जंगलों में रहते थे या पहाड़ी इलाकों में रहते थे उनके द्वारा किए गए विद्रोह। किसके खिलाफ? ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह थे। कई जगह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह थे तो कई जगह जमींदारों के खिलाफ भी थे, ठीक है, कई जगह ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये प्रमुख विद्रोह थे। तीसरी प्रकृति कौन सी थी? किसान विद्रोह, मतलब किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह। फिर चौथी है 20वीं सदी के किसान विद्रोह, मतलब जब किसान विद्रोह से 20वीं सदी के किसान विद्रोह में आता है तो उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है, ठीक है। हम वो भी देखेंगे कि वो स्वरूप कैसे बदलता है। पांचवा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंदर जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, ये सब हम देखेंगे। फिर है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, जो मुस्लिम समुदाय था। जब आपको पता है कि 1907 के अंदर से कांग्रेस विभाजन हो जाता है, ठीक है, और 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। उससे पहले भी जो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन थे वो शुरू होते हैं, ठीक है। और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम दलित सुधार आंदोलन, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। और उससे पहले भी, जब भीमराव अंबेडकर से पहले भी दलित सुधार आंदोलन हुए थे, ठीक है। जैसे आपको नाम सुना होगा ज्योतिराव फूले, ठीक है, सत्यशोधक समाज वगैरह, ये सब। तो हम ये प्रमुख कैटेगरी देखेंगे जन विद्रोह की। इसी एक ही वीडियो में संपूर्ण आंदोलनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। किसके लिए? आने वाला जो 5 जून को यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए भी, क्योंकि कई बार जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके अंदर आपसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या तो आपको आंदोलन दे देगा, ठीक है, उनके आगे उनके वर्ष दे देगा तो आपको मिलान करके पूछ लेगा, या फिर उनके आगे उनकी जगह दे देगा और वो आंदोलन कहाँ हुए थे तो वो भी पूछ लेगा। या फिर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वर्ष दे देगा, दूसरा आंदोलन की जगह दे देगा, ठीक है, और तीसरा नेतृत्व करता दे देगा। आंदोलन दे देगा और नेतृत्व करता देगा, तो वो मैच द फॉलोइंग मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा है एसएससी के अंदर तो डायरेक्ट होता है कि ये आंदोलन कब हुआ था, ये आंदोलन किसने चालू किया था, या नेतृत्वकर्ता कौन थे, और ये आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में। फिर है यूपीपीसीएस का 15 जून को एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं इस ईयर में उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के हम आंदोलन पढ़ने वाले हैं। और एक बार इसको देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख जन विद्रोह, जो पहली कैटेगरी थी अपनी वो है प्रमुख जन विद्रोह, मतलब यह जन विद्रोह से सामान्य जनता का विद्रोह, ठीक है। तो ये इसको घुमक्कड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? ये 1776 से 77 तक, मतलब 2 वर्ष चला ये, 1776 से 77 तक, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली। हुआ कहाँ पर था? तो ये बंगाल में घुमक्कड़ सन्यासी जो साधु संत थे, ठीक है, और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे जो मक्का मदीना की यात्रा करते थे उनके ऊपर कर लगाया गया था, इसलिए ये विद्रोह किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि सारे विद्रोह लगभग बंगाल में क्यों होते हैं? क्योंकि ये बंगाल सर्वसंपन्न क्षेत्र था, ठीक है, हर तरह से। क्योंकि यहाँ इस तरफ पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि गंगा नदी का मुहाना है, ठीक है, और वहाँ पे बंदरगाह भी है, तो व्यापार वगैरह सब यहीं से होता था इधर। तो ये और उपजाऊ क्षेत्र भी था, इसलिए ये एक संपन्न समृद्ध क्षेत्र था, इसलिए सारे आंदोलन बंगाल में होते हैं। और ये अंग्रेज पहली बार जो अपनी कोठी का निर्माण करते हैं, या सबसे पहले जो प्लासी की लड़ाई होती है वो भी बंगाल के अंदर ही होती है, जहाँ से अंग्रेजों की जो भारत पर शासन करने की जो शुरुआत मानी जाती है वो यहीं से मानी जाती है। तो अब तक हमने कितने विद्रोह देख लिए? तो हमने देख लिए सन्यासी विद्रोह देख लिया, ठीक है। फिर देखा हमने फकीर विद्रोह, ठीक है, उसके नेतृत्वकर्ता देख लिए और स्थान देख लिए कि कहाँ पर हुआ था। अब देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब होता है? तो ये 1817 से 1825 तक चलता है, मतलब 1817 से 25 तक चलता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु विद्याधर, ठीक है। कौन थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर। होता कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा जो राज्य है उसमें खुर्दा नामक जगह है, तो वहां पर ये होता है। और ये एक सशस्त्र विद्रोह था, मतलब इसके अंदर हिंसा हुई थी,
और 2017 के अंदर बजट के अंदर इसके 200 साल पूरे होने पर एक महान उत्सव भी मनाया गया था, पाइका विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर। तो हमने इसमें क्या देख लिया, नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर, और कहाँ पर हुआ था, तो ओडिशा के खुर्दा नामक स्थान पर हुआ था। कब से कब तक, तो 1817 से 25। तो जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में, कि 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे वर्ष दे देगा, ठीक है, और मिलान करके पूछ लेगा। फिर एक बख्शी मतलब नेतृत्वकर्ता दे देगा और आपसे मिलान पूछ लेगा। एक स्थान दे देगा, ठीक है, और आपसे मिलान करके पूछ लेगा। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों के अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तीनों टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पर हम तीनों तरह के सिस्टम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब होता है, कब से कब तक होता है, तो ये 1828 से 33 तक होता है। कब से कब तक, अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चलता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो इसके नेतृत्वकर्ता रहे एक तो गोमदर कुंवर थे और एक कुमार रूपचंद थे। कौन थे, गोमदर कुंवर और कुमार रूपचंद। आपको जो पहले नंबर पे है ना, इसको तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि अगर आपसे विद्रोह देके और नेतृत्व पूछेगा तो सबसे पहले नंबर पे आएगा। अगर आपको स्टेटमेंट देके पूछेगा तब दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए याद तो दोनों रखने हैं, लेकिन फोकस ज़्यादा जो पहला वाला है उसके ऊपर रखना है। हुआ कहाँ था, तो अहोम असम के अंदर हुआ था। ये उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। तो अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चलता है। नेतृत्वकर्ता गोमदर कुंवर और कुमार रूपचंद। होता कहाँ है, स्थान कहाँ है, तो वो है असम राज्य के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है फराजी या फरेजी विद्रोह। कौन सा है, फराजी या फरेजी विद्रोह। ये अभी जन सामान्य के विद्रोह चल रहे हैं, ठीक है, जन सामान्य के। तो फराजी या फरेजी विद्रोह 1838 से 57 तक चलता है। 57 कौन सा, 1857 की क्रांति तक चलता है ये, ठीक है। तो 1838 से 1857 की क्रांति तक फराजी या फरेजी विद्रोह चलता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब इस विद्रोह को शुरू किसने किया था, तो पहले नंबर पे थे सरियतुल्लाह, ठीक है। इन्होंने फराजी या फरेजी आंदोलन को शुरुआत किया। बाद में जो कमान है वो सरियतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिनको दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, उनके हाथ में चली गई थी, ठीक है। और ये विद्रोह कहाँ है, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि बंगाल के अंदर ये विद्रोह होता है। तो ये कम चांस है कि आपसे स्थान देकर मिलान करके पूछे, तो आपसे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि स्थान तो ज़्यादातर जो विद्रोह होते हैं वो बंगाल के अंदर ही हुए हैं, तो स्थान तो बहुत कम चांस हो जाते हैं स्थान देके मिलान करके पूछने वाले में। तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एक तो वर्ष याद करना है और एक नेतृत्वकर्ता याद करना है, ठीक है। तो हमने फराजी या फरेजी में क्या देखा, तो 1838 से 57 तक ये युद्ध चलता है। नेतृत्वकर्ता सरियतुल्लाह, बाद में सरियतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन के हाथ में कमान चल जाती है फराजी विद्रोह की, जिनको दादू मियाँ के नाम से भी जानते हैं। फिर है कूका आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन, कूका आंदोलन। तो ये कब से स्टार्ट होता है, ये 1840 से और 1872 तक चलता है। कब से कब तक, 1840 से शुरुआत होती है और 1872 तक ये चलता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब इस आंदोलन का शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत में भगत जवाहरमल, जिनको सियान साहब के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में इनके शिष्य, मतलब जो सियान साहब थे उनके शिष्य थे बालक सिंह, उनके हाथ में चली गई, लेकिन बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है। बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण फिर जो नए नेतृत्वकर्ता आते हैं वो थे राम सिंह कूका, ठीक है, जिन्होंने नामधारी आंदोलन भी चलाया था 1857 के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नेतृत्वकर्ता मतलब शुरुआत में भगत जवाहरमल ने इसको आंदोलन को शुरुआत किया था, ठीक है, जिनका दूसरा नाम सियान साहब, और सियान साहब के जो बालक सिंह शिष्य थे वो थे बालक सिंह। बीच में इनकी मृत्यु हो जाने से, बालक सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण राम सिंह कूका आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते हैं। और ये आंदोलन कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। राम सिंह कूका ने नामधारी आंदोलन भी चलाया था 1857, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कूका आंदोलन में नेतृत्व का ध्यान रखेंगे और स्थान ध्यान रखेंगे, और वर्ष तो आपको ध्यान रखना ही है। फिर नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। कौन सा, गडकरी विद्रोह। कब स्टार्ट होता है ये, तो ये 1844 में स्टार्ट होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे दाजी कृष्ण पंडित। कौन थे, दाजी कृष्ण पंडित। और ये स्टार्ट कहाँ होता है, तो ये बंगाल के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा अभी तक सारे विद्रोह लगभग बंगाल के अंदर शुरू हो रहे थे। जो गडकरी विद्रोह है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र आपको पता है भारत के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्टार्ट होता है कौन सा विद्रोह, गडकरी विद्रोह, जो 1844 में स्टार्ट होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था दाजी कृष्ण पंडित ने। तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह।
कौन सा? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। ये कब से शुरुआत होती है इसकी? तो इसकी शुरुआत तो 1824 तक होती है, 1824 से होती है, जबकि जो अंत होता है वो 1829 में होता है, क्योंकि यहाँ पर चेन्नम्मा और जो चेन्नम्मा का जो गवर्नर था रायन्ना, उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। अब जो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो कित्तूर के जो राजा थे, ठीक है, उनकी जो विधवा थी चेन्नम्मा, उन्होंने अपने गवर्नर के साथ मिलकर, जिसका नाम था रायन्ना, के साथ मिलकर कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह किया था अपने अधिकारों के लिए। मतलब ये था कि अंग्रेजों ने इनके पुत्र को अगला शासक बनने पर जो सहमति थी वो नहीं दी थी, इसलिए इन्होंने ये विद्रोह किया। और ये विद्रोह कहाँ होता है? तो ये दक्षिण भारत के अंदर होता है, कर्नाटक राज्य में, क्योंकि जो कित्तूर है वो कर्नाटक के अंदर है। तो ये हमने देख लिया, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 को शुरू होता है और 1829 में इसको दबा दिया जाता है। नेतृत्व किसने किया? तो जो यहाँ कित्तूर के जो राजा थे उनकी जो विधवा थी चेन्नम्मा, उन्होंने अपने गवर्नर रायन्ना के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। और ये दो छोटे छोटे विद्रोह हैं, वेलुथम्पी, ये त्रावणकोर केरल के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये होता कहाँ है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत मतलब वेलुथम्पी त्रावणकोर केरल के अंदर ये विद्रोह होता है। और दूसरा है जो बघेरा विद्रोह है वो बड़ौदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बड़ौदा से। तो आपसे सिंपल ये स्थान पूछ लेगा कि जो वेलुथम्पी विद्रोह है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो त्रावणकोर केरल से संबंधित है, जबकि जो बघेरा विद्रोह है वो बड़ौदा से संबंधित है। जैसे बघेरा से बड़ौदा, वैसे बघेरा और वैसे बड़ौदा। तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या क्या देख लिया? हमने इसके अंदर देख लिया जो प्रमुख जन विद्रोह थे, उनमें हमने देख लिया सन्यासी विद्रोह देख लिया, ठीक है। जन विद्रोह मतलब सामान्य जनता के द्वारा किए गए विद्रोह जन विद्रोह कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने इनके अंदर सन्यासी विद्रोह देख लिया, फकीर विद्रोह देख लिया, पाइका विद्रोह देख लिया, अहोम विद्रोह देख लिया, फराजी या फरेजी विद्रोह देख लिया, कूका आंदोलन देख लिया, गडकरी विद्रोह देख लिया, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह देख लिया और वेलुथम्पी और बघेरा विद्रोह भी देख लिया। तो ये आप इसको 102 बार देखिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए आप, प्रमुख जन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पाइका विद्रोह, अहोम विद्रोह, फराजी या फरेजी विद्रोह, कूका आंदोलन, गडकरी विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह और वेलुथम्पी और बघेरा विद्रोह। तो ये प्रमुख जन आंदोलन थे, जन विद्रोह थे जो हमने देखे। अब देखते हैं जो नई कैटेगरी है वो है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। अब जनजातियों से तात्पर्य यह है कि जो लोग जंगलों में रहते थे और जिनका पूरा जीवन वनों पर आधारित था, ठीक है। तो ये जनजातीय विद्रोह होने का कारण क्या था? तो इनका कारण ये था जो ब्रिटिश वन कानून थे वो इनको जंगलों से बेदखल कर रहे थे, इसलिए और इनकी जो मान्यताएं थी, इनकी जो संस्कृति थी, ठीक है, उनको भी वो ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे खोंड जनजाति थी, तो खोंड जनजाति के अंदर जो नर बलि दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस वजह से खोंड जनजाति ने विद्रोह किया। तो अन्य जो प्रमुख जनजातियां थीं उन्होंने अपने संस्कृति पर हमला मानते हुए इन्होंने विद्रोह किया। तो आगे देखते हैं कि ये विद्रोह, कौन से विद्रोह किस कारण होते हैं और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम खोंड या सवार विद्रोह, ठीक है। खोंड या सवार विद्रोह ये दोनों साथ साथ चलते हैं। खोंड और सवार विद्रोह कब स्टार्ट होता है? ये 1855-56 में स्टार्ट होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खोंड के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे चक्र बिश्नोई। कौन थे? चक्र बिश्नोई। और सवार के नेतृत्वकर्ता थे राधा कृष्ण दंडसेना। एक बार फिर से देखिए, खोंड जनजाति जो खोंड विद्रोह था उसका नेतृत्वकर्ता किसने की? उसके नेतृत्व किसने किया? चक्र बिश्नोई ने। और जो सवार विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो राधा कृष्ण दंडसेना ने उसका नेतृत्व किया। और ये होता कहाँ है? तो ये उड़ीसा से बंगाल और मध्य भारत में जहाँ पर खोंड और सवार जनजातियाँ निवास करती थी वहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया। जो उड़ीसा से बंगाल और मध्य भारत में वे निवास करती थी वहीं पर इन्होंने विद्रोह किया। अब जो खोंड और सवार जनजाति थी वहाँ पर नर बलि दी जाती थी, मतलब इंसानों की बलि दी जाती थी, ठीक है। उनकी संस्कृति के अंदर ये एक संस्कृति का हिस्सा था खोंड और सवार जनजाति का। अब उस नर बलि को क्या कहते थे? वो लोग मोरिया कहते थे। नर बलि को, जो नर बलि दी जाती थी इंसान की, उसको मोरिया कहते थे, ठीक है।
अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस मौर्य पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लगा दिया तो इन जनजाति को ऐसा लगा कि इन्होंने हमारी संस्कृति पर हमला किया है, इसलिए ये विद्रोह करते हैं। तो खोंड और सवार विद्रोह कब होता है, 1855-56 में। खोंड का नेतृत्व चक्र बिसोई करते हैं, जबकि सवार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेना करते हैं। कहाँ पर होता है ये, तो ये उड़ीसा से बंगाल और मध्य भारत में होता है। नरबली को, इनमें जो नरबली दी जाती थी उसको मौर्य कहते थे। फिर आता है नेक्स्ट कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह। कब होता है ये 1831-32 में होता है। कब होता है, 1831-32 के अंदर। इसमें नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व दो लोग नेतृत्व करते हैं, एक तो बुद्धू भगत, कौन, बुद्धू भगत, और दूसरे थे गंगा नारायण। तो आपको याद रखना है कि नेतृत्व कौन करते हैं, एक तो बुद्धू भगत करते हैं और दूसरे करते हैं गंगा नारायण। ये जो कोल विद्रोह है वो कौन से स्थान पर होता है, तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड के अंदर यह विद्रोह होता है। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है कोल विद्रोह में। वर्ष 1831-32 में होता है। नेतृत्व कौन करता है, तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण इसके नेतृत्व करते हैं। और स्थान जहां पर यह विद्रोह होता है तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड के अंदर यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट है हूल या संथाल विद्रोह। कौन सा, हूल या संथाल विद्रोह। वर्ष 1855-56 में ये होता है। कब होता है, 1855-56 में। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो जो पहले थे वो थे सिद्धू और दूसरे थे कानू। कौन थे, सिद्धू और कानू हूल या संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। स्थान जहां पर यह विद्रोह होता है तो ये दमने को भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां और बिहार के अंदर, भागलपुर बिहार के अंदर है, राजमहल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, और दमने को ये बंगाल के अंदर है, ठीक है, जहां पर यह विद्रोह होता है। तो हमने इसमें भी तीन चीजें देखी। हूल या संथाल विद्रोह में वर्ष 1855-56, नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू, स्थान जहां पर यह विद्रोह होता है दमने को, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां और बिहार में यह विद्रोह होता है। तो इस विद्रोह को बाद में दबा दिया गया, सिद्धू और कानू को फांसी पर लटका दिया, ठीक है। और जब नेतृत्व करता ही नहीं रहे तो ये विद्रोह फिर किस काम का, तो जहां पर जो विद्रोह अगर समाप्त होता है तो उनके नेतृत्वकर्ता या तो फांसी दे दी गई या फिर वो आपसी मुठभेड़ में मारे गए या फिर स्वयं ही अकाल मृत्यु के शिकार हो गए या उन्होंने विद्रोह को छोड़ दिया। तो इस वजह से विद्रोह समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह है। कब होता है, तो ये 1899 से 1900 तक, मतलब एक साल ही चलता है ये, 1899 से 1900 तक। तो वर्ष अपने देख लिया, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे, बिरसा मुंडा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी विद्रोह में महिलाओं की भूमिका देखने को मिलती है। तो आपसे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि मुंडा विद्रोह के अंदर महिलाओं की भूमिका देखने को मिलती है, तो आप उस स्टेटमेंट को सही मानेंगे, ठीक है। और जो स्थान जहां पर यह विद्रोह होता है, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के अंदर ये विद्रोह होता है, ठीक है। तो हमने तीन चीजें इसके अंदर देख ली। हमने देखा मुंडा विद्रोह कब होता है, तो 1899 से 1900 तक होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार माना था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मुंडा विद्रोह के अंदर महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही थी। और ये जिस स्थान पे हुआ था वो था छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड राज्य के अंदर है। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब होता है, कौन से किस वर्ष होता है, तो ये होता है 1768। चुआर विद्रोह कब होता है, 1768 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ दल इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कहाँ होता है, तो ये बंगाल के जो मेदिनीपुर नामक स्थान है वहां पर होता है। तो जगन्नाथ दल थे वो चुआर क्षेत्र के राजा थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको चुआर क्षेत्र के अंदर कुछ ही ना मिले, इसलिए इन्होंने अपने क्षेत्र को उजाड़ बना दिया। क्या कर दिया, उजाड़ कर दिया, ताकि उनको जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश शासन था, उसको इस स्थान से किसी तरह का कोई लाभ ना मिले। तो इन्होंने अपने क्षेत्र को उजाड़ बना दिया था। तो चुआर विद्रोह कब होता है, 1768 में होता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ दल थे, ठीक है। और बंगाल के मेदिनीपुर नामक स्थान पर यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। कौन सा, खासी, कुकर खासी वाला नहीं, खासी विद्रोह। ये खासी जनजाति है, क्या है, जनजाति। कहाँ की है, ये मेघालय की है, गारो खासी जयंतिया वाली खासी जनजाति है। तो खासी जनजाति द्वारा खासी विद्रोह किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1827 से 33 तक ये विद्रोह चलता है। कब से कब तक, 1827 से 33 तक। इसके जो नेतृत्वकर्ता रहे थे वो थे तीरथ सिंह, नाम याद रखिएगा, तीरथ सिंह, ठीक है। ये मेघालय में होता है। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। तो इसमें भी तीन चीजें हो गई। खासी विद्रोह कब होता है, 1827 से 33 तक। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तीरथ सिंह थे। और ये कहाँ पर होता है, तो ये मेघालय की जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, जनजातियाँ, उनके द्वारा यह विद्रोह किया जाता है।
विद्रोह का कारण वही रहा कि जंगलों से विस्थापित करना, इनके ऊपर, इनकी संस्कृति पर हमला करना। ठीक है, तो ये सभी जनजातीय विद्रोह के कारण रहे थे। नेक्स्ट है रमूसी विद्रोह, जो रमूसी जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कब से कब तक चलता है, तो ये 1839 से 41 तक चलता है। रमूसी विद्रोह 1839 से 41 तक चलता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता रहे थे वो कौन थे, जो पहले चरण में रहे वो थे चीतर सिंह, जो 1822 में थे। ठीक है, मतलब जो रमूसी विद्रोह की चिंगारी जो लगती है वो चीतर सिंह द्वारा लगाई जाती है 1822 के अंदर। बाद में नरसिंह दत्तात्रेय पेदकर आ जाते हैं, कब, 1839 से 41 के दौरान। कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र की जो रामूसी जनजाति है उसके द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा जो रमूसी जनजाति है वो विद्रोह करती है, जो चिंगारी है वो चित्र सिंह द्वारा 1822 में लगाई जाती है, जबकि 1839 से 41 तक नरसिंह दत्तात्रेय पेदकर द्वारा इस आंदोलन की कमान संभाली जाती है। कहाँ पर होता है ये, तो ये महाराष्ट्र के रामूसी जनजाति द्वारा महाराष्ट्र में ये किया जाता है। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, रंपा विद्रोह। कब से कब तक, 1922 से 24 तक। तो जो रंपा विद्रोह होता है वो 1922 से 24 तक चलता है। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो इसमें अल्लूरी सीताराम राजू रहे। जो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक जनजाति विद्रोह था। ठीक है, और इस जनजाति विद्रोह के गैर आदिवासी नेता थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह कब होता है, 1922 से 24 तक चलता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू थे। एक जनजाति विद्रोह होने के बावजूद इसके जो नेता थे वो गैर आदिवासी नेता थे, मतलब गैर जनजातीय नेता थे, अल्लूरी सीताराम राजू। कहाँ होता है ये, तो ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको वो हिंसा में विश्वास रखते थे, तभी तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को काफी हद तक परेशान किया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रंपा विद्रोह 1922 से 24 तक होता है। नेतृत्वकर्ता कौन रहे इसके, तो अल्लूरी सीताराम राजू रहे, एक गैर आदिवासी नेता इसके नेतृत्वकर्ता रहे। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से इसमें युद्ध किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, और जो जनजाति थी रंपा या अल्लूरी सीताराम राजू थे वो हिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए इस विद्रोह में हिंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मणिपुर या नागा विद्रोह। तो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये नागा जनजाति द्वारा मणिपुर में विद्रोह किया गया था, कब, 1931 के अंदर। शुरुआत में विद्रोह की जो शुरुआत की जाती है वो रोंगमई जदुनांग के द्वारा की जाती है, लेकिन रोंगमई जदुनांग की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। बाद में इस आंदोलन की जो बागडोर है वो 17 वर्षीय लड़की गेडनलियू के हाथ में आ जाती है। इन्होंने इस आंदोलन को, जो कि मणिपुर और नागा विद्रोह था, सविनय गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, उन दोनों के साथ इसको जोड़ दिया था। ठीक है, तो जो शुरुआत की जाती है वो रोंगमई जदुनांग के द्वारा की जाती है इस आंदोलन की। बाद में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद गेडनलियू, जो 17 वर्षीय लड़की है, उसके हाथ में ये बागडोर आ जाती है, और गेडनलियू ने ही असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ इस आंदोलन को जोड़ दिया था। तो ये मणिपुर में होता है। बाद में इस आंदोलन की बागडोर जब गेडनलियू के पास आ जाती है तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने गेडनलियू को रानी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि, रानी की उपाधि दी थी। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि गेडनलियू को मणिपुर या नागा विद्रोह के दौरान रानी की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इनको रानी की उपाधि दी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि जो रानी गेडनलियू है उसको ब्रिटिश ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब इनको छोड़ा था। ठीक है, मतलब जब भारत आज़ाद होता है तब इनको छोड़ते हैं। जब ये छूटती है तो बाहर इन्होंने होरका पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से पंथ की, होरका पंथ की स्थापना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि होरका पंथ की स्थापना किसने की थी, तो रानी गेडनलियू ने, जब वे जेल से छूटती है भारत आज़ाद होने पर, तब होरका पंथ की स्थापना करती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी जो कमान थी वो एक 17 वर्षीय लड़की रानी गेडनलियू के हाथों में थी। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भी जोड़ दिया था। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि असहयोग आंदोलन तो गांधी जी कब शुरुआत करते हैं, ठीक है, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत कब करते हैं गांधी जी।
तो ये हमने क्या क्या देख लिया जनजातीय विद्रोह के अंदर। हमने जनजातीय विद्रोह के अंदर देखा प्रमुख जनजातीय विद्रोह में खोंड और सवार देख लिया, ठीक है। फिर देख लिया कोल विद्रोह देख लिया, उसके बाद हमने देखा हुल और संताल विद्रोह, ठीक है। फिर देख लिया मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा करते हैं और इसके अंदर महिलाओं की मुख्य भूमिका नहीं सॉरी महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही थी। चुआर विद्रोह हमने देख लिया। खासी विद्रोह देख लिया जो मेघालय में होता है गारो खासी जनजातियों द्वारा। रमोसी विद्रोह हमने देख ही लिया। रंपा विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो नेतृत्व करता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू एक गैर आदिवासी नेता थे और ये जनजातीय विद्रोह था, जबकि जो नेतृत्व करते थे वो गैर आदिवासी थे और ये हिंसा में विश्वास रखते थे, तो हमने वो भी देख लिया। फिर है मणिपुर या नागा विद्रोह जो कि 1931 में होता है और रानी गेडन्यू जो एक 17 वर्षीय लड़की थी उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली, ठीक है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे प्रमुख जनजातीय विद्रोह। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने वो है प्रमुख किसान विद्रोह। प्रमुख किसान विद्रोह। अब किसान विद्रोह क्यों है ये? अब आपको किसान विद्रोह है, किसानों ने विद्रोह क्यों किया होगा आप कॉमन सेंस लगाइए। किसानों ने विद्रोह इसलिए किया होगा, एक तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, कौन सी, जो भू राजस्व व्यवस्था थी कौन कौन सी थी, एक तो स्थायी थी, एक रेतवाड़ी थी और एक थी महालवाड़ी, और प्रमुख कृषि कानून थे, ठीक है, और बढ़े हुए लगान थे। तो इन सभी को मद्देनजर देखते हुए प्रमुख किसानों ने विद्रोह किए। अब वो कौन कौन से विद्रोह थे वो हम देखेंगे। तो ये प्रमुख कारण थे किसान विद्रोह के। अब सबसे पहले हम देखेंगे नील विद्रोह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है इसकी। तो नील विद्रोह कब होता है? शुरुआत 1859-60 में नील विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों को बाद में पकड़कर जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो नील विद्रोह इंपॉर्टेंट है, शुरुआत इसकी होती है 1859 से 60 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। जो स्थान जहाँ पे विद्रोह होता है तो प्रथम सफल विद्रोह माना जाता है, ये पहला किसान विद्रोह है और पहला किसान सफल विद्रोह भी माना जाता है क्योंकि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1860 में नील आयोग आया जिसने इनकी जो किसान थे जिनकी जो मांगे थी वो लगभग सारी मांगे मान ली गई। इस विद्रोह का जो प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है, प्रत्यक्षदर्शी जो दर्शन मिलता है वो एक नाटक है नील दर्पण। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। तो नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया ये? तो दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया। इस नील विद्रोह का सहयोग किसने किया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी से आप सब लोग परिचित होंगे। इन्होंने ही हिंदू पेट्रियाट नामक पत्रिका लिखी थी, पत्रिका निकालते थे ये हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया था या सहयोग किया था। तो हमने नील विद्रोह में देख लिया क्या क्या कब स्टार्ट होता है, तो 1859-60 में होता है। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। पहला किसान विद्रोह जो सफल होता है क्योंकि इसके अंदर 1860 में नील आयोग बनाया गया और लगभग नील किसानों की सारी मांगे मान ली गई। इस विद्रोह का जो वर्णन मिलता है वो नाटक नील दर्पण में मिलता है जिसकी रचना दीन बंधु मित्र द्वारा की जाती है। इस विद्रोह को सहयोग प्राप्त होता है किससे? हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, जो हिंदू पेट्रियाट नामक पत्रिका निकालते हैं। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पाबना विद्रोह। कब होता है ये? तो ये 1873 से 76 तक चलता है। कब से कब तक? 1873 से 76 तक पाबना विद्रोह चलता है। पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तीन इसके नेतृत्वकर्ता थे, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुपाल। तो दोनों ये भाई थे और ये अलग थे, ठीक है। तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुपाल पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रहे। और ये विद्रोह कहाँ होता है? तो ये बंगाल के यूसुफ शाही परगने में अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक, मतलब इसके अंदर किसी तरह से किसी प्रकार की कोई हिंसा देखने को नहीं मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पाबना विद्रोह क्योंकि इसके अंदर जो किसानों के अंदर इस विद्रोह में किसानों द्वारा जो ब्रिटिश महारानी थी उनके प्रति एक आज्ञाकारी भाव देखने को मिलता है। मतलब वो अपने निकटवर्ती जो शोषक जमींदार वर्ग था उसको नहीं देख पा रहे थे, उसको अपना प्रमुख शत्रु मान रहे थे, जबकि जो ब्रिटेन की महारानी और उनके जो नियम थे उनको वो देख नहीं पा रहे थे। इसलिए ब्रिटिश महारानी के प्रति आज्ञाकारी भाव था। और इसी विद्रोह के दौरान किसानों ने एक कथन कहा। वो कथन क्या था? वो था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी
के रैयत होना चाहते हैं। रैयत से यहाँ तात्पर्य है किसान, ठीक है। तो भावना विद्रोह के दौरान किसान कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, जो ये दर्शाता है कि जो किसान है वो ब्रिटिश महारानी के प्रति आज्ञाकारी भाव रखते हैं, जबकि वो अपने निकटवर्ती शोषक जमींदार वर्ग को तो पहचान रहे थे, लेकिन दूर बैठे ब्रिटिश महारानी के नियम कायदे कानून समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो आज्ञाकारी भाव दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह कहाँ होता है? जो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर यह विद्रोह होता है। ये विद्रोह क्यों होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये विद्रोह कौन से वर्ष होता है? तो ये 1874-75 वर्ष के दौरान ये विद्रोह होता है। कब होता है? 1874-75 के दौरान। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, जो दक्कन के किसान थे उन्होंने ही अपना नेतृत्व स्वयं किया था। दक्कन के किसानों द्वारा संयुक्त रूप से ये विद्रोह किया जाता है। कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में होता है। कौन सी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, रेतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध यह आंदोलन किया जाता है। अब ये दक्कन विद्रोह मूलतः कपास विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? कपास विद्रोह। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अमेरिकी क्रांति चल रही थी, अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, जिससे वहां पर कपास की जो आपूर्ति थी वो बाधित हो रही थी। अब कपास की जो आपूर्ति वहां पर बाधित हो रही थी, तो जो ब्रिटेन जो कपास ट्रांसपोर्ट कर रहा था, निर्यात कर रहा था, वो भारत से कर रहा था। अब भारत के जो किसान थे, जो दक्कन के किसान थे, उनको अच्छी कीमत मिल रही थी जब तक गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका का। लेकिन जब गृह युद्ध समाप्त हो जाता है 1864 के अंदर, तब भी वे लगान को हाई रखते हैं, मतलब उच्च लगान रखते हैं कपास के निर्यात पर, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि कपास की कीमत गिर चुकी थी, क्योंकि अब निर्यात नहीं हो रहा था और लगान देने में किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस वजह से जो दक्कन के किसान थे उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। विद्रोह करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बिठाया, एक अधिनियम पारित किया 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम, जिसके तहत जो कपास के जो किसान थे उनकी जो लगान थे उसकी मात्रा को कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सफल विद्रोह माना जा सकता है। दक्कन विद्रोह इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। किसके द्वारा? दक्कन के कपास किसानों के द्वारा। जो रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी उसके खिलाफ ये विद्रोह किया जाता है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1825 में होता है। कब होता है? पागलपंथी विद्रोह 1825 के अंदर होता है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पहले नेतृत्वकर्ता थे करम शाह, बाद में इनके पुत्र जो टीपू शाह थे वो इस आंदोलन की, इस विद्रोह की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर ये जो विद्रोह होता है पागलपंथी, वो कौन से स्थान पर होता है? तो वो बंगाल के शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक होता है। शेरपुर बंगाल के अंदर है, जो कि गारो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के अंदर है। तो इन दोनों के मध्य यह विद्रोह होता है। जो विद्रोह की प्रकृति थी वो अर्ध धार्मिक थी, मतलब कुछ धार्मिक अंश भी इसके अंदर शामिल थे और कुछ अधार्मिक अंश इसके अंदर शामिल थे, इसलिए दोनों का संक्रमण क्षेत्र ये था इस विद्रोह के अंदर। तो हमने इसमें 3 चीज़ें देख ली। पागलपंथी विद्रोह 1825 में होता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करम शाह, बाद में इनके पुत्र आ गए टीपू शाह। फिर कौन से स्थान पर होती है? तो बंगाल के शेरपुर से मेघालय के गारो पहाड़ियों तक। प्रकृति इस विद्रोह की अर्धधार्मिक थी। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का जो वर्ष है वो थोड़ा विवादित है, ठीक है, लेकिन इसको आप 19वीं सदी में मान सकते हो। कौन सी सदी में? 19वीं में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो प्रथम चरण में हिंदू जमींदार वर्सेस मुस्लिम किसान थे। कौन से? हिंदू जमींदार वर्सेस मुस्लिम किसान। तो ये मोपला जो विद्रोह होता है ये केरल के मालाबार तट के पास होता है। मालाबार तट पर ये होता है क्योंकि वहाँ पर जो जमींदार वर्ग था वो हिंदू था, जबकि जो किसान वर्ग था वो मुस्लिम था। जो सेकंड चरण होता है उसके अंदर 1921 के अंदर एक नेतृत्वकर्ता उभर कर आते हैं जिनका नाम है मुदलियान। तो इसमें आपसे नेतृत्वकर्ता पूछ सकते हैं। प्रथम चरण में तो कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे, क्योंकि जमींदार वर्ग के खिलाफ मुस्लिम किसानों का आंदोलन था, विद्रोह था। लेकिन जो दूसरा चरण था उसके अंदर मुदलियार नामक व्यक्ति नेतृत्वकर्ता बनकर उभरते हैं 1921 के अंदर। ये मोपला विद्रोह होता कहाँ पर है? तो ये केरल के मालाबार तट के पास जो मुस्लिम किसान वर्ग था वो हिंदू जमींदार वर्ग के खिलाफ ये आंदोलन करता है। अब जो मोपला विद्रोह था उसको किसका जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, ठीक है, उस समय के, वो कौन कौन थे जिनको मोपला विद्रोह का समर्थन प्राप्त था? तो पहले तो गांधी जी हैं,
अब गांधी जी जिस विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो अहिंसक होगा, तभी गांधी जी समर्थक कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे समर्थककर्ता कौन थे? मौलाना आज़ाद, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे और जिन्होंने 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट भी शामिल की थी। ठीक है, सॉरी, मौलाना आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे, नेहरू रिपोर्ट तो जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उन्होंने जारी की थी। ठीक है, तो ये गलत है। जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने जारी की थी, जबकि जो मौलाना आज़ाद थे ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, और जो अगले समर्थनकर्ता थे मोपला विद्रोह के वो थे शौकत अली। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो हमने मोपला विद्रोह में क्या क्या देखा? हमने देखा मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान होने के कारण इस विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू जमींदार वर्ग के खिलाफ मुस्लिम किसानों का एक विद्रोह था। दूसरे चरण में मुदलियार इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और ये केरल के मालाबार तट के पास होता है। इस विद्रोह को किन किन व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है? तो गांधी जी का होता है, मौलाना आज़ाद का होता है और शौकत अली का समर्थन प्राप्त होता है। अब देखते हैं 20वीं सदी के प्रमुख किसान विद्रोह। अब इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया? इससे पहले हमने देखा किसान विद्रोह, जो सिंपल किसान विद्रोह थे। कौन कौन से? नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और मोपला विद्रोह। ठीक है, तो किसान विद्रोह और 20वीं सदी के किसान विद्रोह के अंदर डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस ये था, जो सिंपल किसान विद्रोह थे वो सिर्फ अपने लगान और भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, सिर्फ अपने लाभ के आधार पर। लेकिन जो 20वीं सदी के प्रमुख किसान विद्रोह थे वो राजनीति से प्रेरित जो विद्रोह थे उनको भी समर्थन दे रहे थे या उसमें भी शामिल हो रहे थे। तो ये डिफरेंस है किसान विद्रोह और 20वीं सदी के प्रमुख किसान विद्रोह में। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से विद्रोह हैं जो 20वीं सदी के किसान विद्रोह के अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अवध में सर्वप्रथम ये विद्रोह स्टार्ट होता है और वहां पर एक संगठन बनाया जाता है, किसान सभा आंदोलन। कौन सा? किसान सभा आंदोलन, जो होम रूल लीग के सदस्य थे उनके द्वारा ये स्टार्ट होता है। कहाँ पर? अवध के अंदर। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? अवध के अंदर होता है। किसके द्वारा? किसान सभा आंदोलन के द्वारा। जो किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो होम रूल सदस्यों के द्वारा स्थापित की जाती है। होम रूल कौन सी? जो एनी बेसेंट हो, तिलक की होम रूल थी, उसके सदस्यों के द्वारा। दूसरा है उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो 1920 में स्थापित की जाती है। किसके द्वारा? गौरी शंकर मिश्र, नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा। ये मदन मोहन मालवीय वही है जिन्होंने 1917 के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1920 किनके द्वारा स्थापित की जाती है? तो गौरी शंकर मिश्र, नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा। और तीसरी है अवध किसान सभा 1920। तो ये प्रमुख 20वीं शताब्दी की किसान सभाएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभा अवध के अंदर स्थापित होती है। अब जो आंदोलन है वो सबसे पहला है एका आंदोलन, 1921-22 में ये शुरुआत होती है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी। किन किन जगहों पर यह आंदोलन होता है? तो ये हरदोई, बहराइच और सीतापुर में यह आंदोलन होता है। तो एका आंदोलन की शुरुआत कब से कब तक होती है? तो 1921 से 22 तक ये चलता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता इसके मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी। जिस स्थान पर एका आंदोलन होता है वो कौन सा स्थान है? तो वो है हरदोई, बहराइच और सीतापुर। तो ये प्रमुख जगह है जहाँ पर यह आंदोलन शुरू होता है। आप बोर हो रहे होंगे, तो बोर होने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद करना है, पढ़ना है, तो फोकस बनाए रखिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ठीक है, ये पूरे यूट्यूब पे मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, कहीं पर भी एक साथ नहीं मिलेगा और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जहाँ पर आंदोलन, उसके वर्ष, उसके नेतृत्वकर्ता और वो किस स्थान पर शुरू हुए थे वो सब एक जगह मिल जाए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल शांति से और फोकस बनाकर देखिए, पेशेंस रखकर देखिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। और वैसे भी हिंदी माध्यम में आपको पता ही है कंपटीशन ज़्यादा है, कंटेंट नहीं मिल पाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको फोकस ज़्यादा रखना है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम वालों की सफलता, उनको सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है। ठीक है, तो हताश ना हो। ठीक है, अपने लक्ष्य को बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला आंदोलन कौन सा है एका के बाद? तो अगला आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली से आपको याद आ रहा होगा कुछ, वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, सूरत, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बारदोली जो सत्याग्रह है वो 1928 में
सूरत गुजरात के अंदर होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो प्रथम चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे 1922 के अंदर, वो कौन कौन थे? तो मेहता बंधु थे, मतलब दो भाई थे, कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता, और एक तीसरे व्यक्ति और थे, दयाल जी देसाई। इन्होंने 1922 के प्रथम चरण, जो बारदोली सत्याग्रह का प्रथम चरण था 1922 में, उन्होंने प्रथम चरण की नेतृत्व किया। ठीक है, कौन कौन? मेहता बंधु, कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता और दयाल जी देसाई। लेकिन जो दूसरा चरण आता है 1928 के अंदर, उसके अंदर अपने वल्लभ भाई पटेल, जो पहले स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वो दूसरे चरण 1928 के इस आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। यह आंदोलन कहाँ होता है? जैसे कि मैंने बताया, सूरत गुजरात के अंदर होता है। इसके अंदर कौन सी जनजाति शामिल थी? तो अश्वेत जन, काली पराज जनजाति शामिल थी। और ये जो काली पराज, इसका नाम बदलकर गांधी जी ने रानी पराज कर दिया था। क्या कर दिया था? रानी पराज, काली पराज से रानी पराज कर दिया था। तो ये सेंटेंस आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति का नाम काली पराज से रानी पराज गांधी जी ने, कि गांधी जी ने किस जनजाति का नाम बदलकर रानी पराज कर दिया था? तो वो बारदोली सत्याग्रह 1928 की जो काली पराज जनजाति इसके अंदर शामिल थी, उसका नाम बदलकर रानी पराज कर दिया था गांधी जी ने। यहाँ पर सत्याग्रह इसलिए किया गया बारदोली के अंदर, क्योंकि जो लगान की राशि थी वो 30% थी और अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने से जो लगान की राशि थी वो किसानों के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर हथौड़ा मार दिया, क्योंकि वो बहुत भारी धनराशि थी जो उनके चुकाने से नहीं चूक रही थी और वो भूखे मर रहे थे। इसलिए ये बारदोली सत्याग्रह किया गया। बाद में जो 30% की जो राशि थी वो 6.03% कर दी गई। ठीक है, तो ये एक सफल सत्याग्रह माना जाता है 1928 का बारदोली सत्याग्रह। पटेल को यहाँ पर सरदार की उपाधि मिलती है। तो यहाँ पर जो बारदोली सत्याग्रह के अंदर जो महिलाएं शामिल थी, उन्होंने, जो वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिलती है? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर मिलती है, जो सूरत गुजरात के अंदर होता है। आपको पता होगा कि जो स्टेचू बनाया गया है वल्लभ भाई पटेल का, वो 182 मीटर का 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये सरदार सरोवर डैम के पास है, जो कि गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में गठन होती है। इसके नेतृत्वकर्ता, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सहजानंद सरस्वती। जो अध्यक्ष थे अखिल भारतीय किसान सभा के, वो थे सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव थे एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली एक संगठित किसान सभा थी, वो भी अखिल भारतीय, पुणे, मतलब ये पूरे भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी अखिल भारतीय किसान सभा 1936 वाली। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सहजानंद सरस्वती और जो महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन होता है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ होता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी के अंदर 1 सितंबर 1936 से किसान दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके अंदर आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहला तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। महासचिव एन.जी. रंगा थे। पहला सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है और 1 सितंबर 1936 से किसान दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा और तेलंगाना आंदोलन दोनों अलग अलग है, तो आप दोनों को मिक्स मत करिए। ठीक है, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन दोनों अलग अलग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तेभागा आंदोलन, जो 1946 में शुरू होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कंपाराम और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन थे? कंपाराम और भवन सिंह। फिर ये कहाँ होता है? तो ये बंगाल के अंदर होता है। कि इस आंदोलन के दौरान इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे कौन से किसान आंदोलन के दौरान, किसान विद्रोह के दौरान लगाए गए? तो तेभागा आंदोलन जो 1946 के अंदर हुआ था, कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में, उस आंदोलन के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिर इस आंदोलन की सफलता इसलिए है क्योंकि इस आंदोलन के दौरान फ्लाउड आयोग जो ये आंदोलन हुआ था वो फ्लाउड आयोग के खिलाफ हुआ था। जो फ्लाउड आयोग था उन्होंने क्या किया? जो किसानों के ऊपर अतिरिक्त लगान लगा दिया। ठीक है, जिसके कारण किसान अपनी आपूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा लगान था। तो इनका कहना था किसानों का कि हम 1/3 तो सरकार को देंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार को देंगे, जबकि 2/3 हम खुद रखेंगे अपने
काम के लिए, अपने उपयोग के लिए। तो तेभागा आंदोलन की जो प्रमुख मांग थी वो ये थी, फ्लाउड आयोग के खिलाफ था। फ्लाउड आयोग क्या कहता था कि 2/3 तो आप ब्रिटिश सरकार को दो और 1/3 दो, 1/3 खुद रखो। जबकि किसानों का कहना था कि 1/3 तो हम ब्रिटिश सरकार को देंगे और 2/3 हम खुद के उपयोग के लिए रखेंगे। बाद में ये मांगे मान ली गई और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1949 के अंदर वर्गदार अधिनियम पारित हो जाता है, जिसके अंदर किसानों की अधिकतम मांगे मान ली गई। तो हमने तेभागा आंदोलन में क्या क्या देखा, हमने देखा कि ये कब कौन से वर्ष शुरू होता है, तो 1946 में ये शुरू होता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता कंपाराम और भवन सिंह थे। कौन थे, कंपाराम और भवन सिंह। कब स्टार्ट होता है ये, 1946 में हो गया स्टार्ट। स्थान कौन, कहाँ पर, तो बंगाल के अंदर। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फ्लाउड आयोग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, तेभागा आंदोलन। ठीक है, इसमें किसानों ने कहा कि 1/3 हम ब्रिटिश सरकार को लगान के स्वरूप देंगे, जबकि 2/3 हम खुद के उपयोग के लिए रखेंगे। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1949 का वर्गदार अधिनियम पारित हुआ, जब भारत सरकार ने सारी मांगे किसानों की मान ली, क्योंकि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था और 1949 का वर्गदार अधिनियम पारित हो जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने बात कर रहे थे कि तेभागा और तेलंगाना आंदोलन अलग होते हैं। तेभागा हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, जो 1946 से 51 तक चलता है। मतलब ये पहला आंदोलन है जो आज़ादी से पहले से शुरू होकर आज़ादी के बाद तक चलता है। कारण क्या था इस आंदोलन का, तो इस आंदोलन का कारण ये था कि हैदराबाद रियासत के अंदर पुलिस का गुंडा राज चल रहा था। मतलब वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किसी को भी मार देती थी, किसी को भी जेल के अंदर डाल देती थी। तो जो कुमरे था वहाँ का स्थानीय किसान था, ठीक है, और तो उसकी जो मृत्यु है वो पुलिस हिरासत के अंदर हो जाती है। उसकी पुलिस हिरासत के अंदर मृत्यु हो जाने से ये तेलंगाना आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया। ठीक है, तो ये हैदराबाद रियासत का एक हिंसक आंदोलन माना जाता है। कौन सा, हिंसक आंदोलन माना जाता है। और ये किसके खिलाफ माना जाता है, ये वहाँ के गुंडाराज और पुलिस के खिलाफ माना जाता है। तो तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चलता है। कारण यह था कि जो कुमारे था स्थानीय निवासी, उसकी पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है। तो ये पुलिस राज और गुंडा राज के खिलाफ ये आंदोलन था। कहाँ होता है, तो ये हैदराबाद रियासत के, जो कि दक्षिण भारत के अंदर है, वहाँ पर ये होता है। कृपया वीडियो में बने रहें। बस अब तो थोड़ा सा और बाकी है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, थोड़ा धार्मिक सुधार जो आंदोलन बच गए वो और बाकी है, बाकी कंप्लीट हो ही गया है। तो हमने इस अब तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि जन आंदोलन पढ़ लिया हमने, ठीक है, जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए, किसान आंदोलन पढ़ लिए, ठीक है, और 20वीं सदी के किसान आंदोलन पढ़ लिए। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे यूट्यूब पर ये सभी एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ अभी आपने पढ़ लिया है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है। बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे क्या एक्चुअली, तो ये वे आंदोलन थे कि समाज के अंदर रूढ़िवादी और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जिन व्यक्तियों ने नियम बनाए, कानून बनाए, या ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े, ठीक है, और ब्रिटिश शासन ने जो कानून बनाए उन व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए गए कुछ आंदोलन थे, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब। तो उन सभी आंदोलन को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि वो आंदोलन क्या थे। सबसे पहला ब्रह्म समाज स्टार्ट कब होता है, मेथड वही है कि ब्रह्म समाज नाम, वर्ष, नेतृत्वकर्ता और स्थापित काम हुआ था, ठीक है। तो वही सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फ्लोइंग और जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर वही पूछेंगे आपसे, ठीक है। एसएससी और यूपी पीसीएस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर वाले क्वेश्चन कि कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे। जबकि यूपीएससी के अंदर से आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, जिसके अंदर जैसे आपसे 3-4 ऐसे दे देंगे, 1, 2, 3 और 4, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, और सत्यशोधक समाज। फिर आगे आपके या तो वर्ष दे देंगे या फिर आपसे नेतृत्वकर्ता दे देंगे या स्थान दे देंगे, ठीक है, और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेंगे ऐसे। तो उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है, फोकस रखिए, क्योंकि ये लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, बस आप सुनने पे ध्यान रखिए और अपना फोकस बनाए रखें। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म समाज स्थापित कब होता है, 1828 में। वैसे तो ये ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित होता है, लेकिन बाद में ये ब्रह्म समाज कर दिया गया। सबसे पहले जो स्थापित करता है ब्रह्म समाज को वो कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, जिनको आधुनिक भारत का अग्रदूत, पिता और जो पश्चिम और जो भारतीय संस्कृति का संश्लेषणकर्ता के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में राजा राम मोहन के राय के बाद
देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी कमान संभाली और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने इसकी कमान संभाली। तो केशव चंद्र सेन के दौरान ब्रह्म समाज के टुकड़े हो जाते हैं, एक तो साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है और दूसरा एक तो साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है, ठीक है, और एक जो पहले से स्थापित था जो ब्रह्म समाज, उसका नाम आदि ब्रह्म समाज नाम पड़ जाता है। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुराना, और जो साधारण जो नया वाला। अब ये विभाजन क्यों होता है? कि विभाजन इसलिए होता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1872 था, उसके दौरान क्या था कि आप 14 वर्ष से कम लड़की का विवाह नहीं कर सकते, लेकिन केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार के राजा के साथ अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कर देता है, जिसके कारण आगे चलकर ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो आदि ब्रह्म समाज और दूसरा साधारण ब्रह्म समाज। तो ये हमने देख लिया ब्रह्म समाज के बारे में और इसके नेतृत्व करता और ये क्यों टूटता है और कौन कौन से नामों में ये, एक तो आदि और एक साधारण ब्रह्म समाज में ये टूट जाता है। तो ये होता कहाँ पर है? स्थापित कहाँ होता है? ये कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कलकत्ता में स्थापित होता है। तो ये हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 के अंदर। कब होती है? 1867 के अंदर। इसके जो नेतृत्व करता थे या स्थापना करता थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये तात्या टोपे नहीं थे, क्योंकि तात्या टोपे का नाम भी आत्माराम पांडुरंग ही था, ये तात्या टोपे नहीं थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस जो प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 के अंदर, उनका नाम आत्माराम पांडुरंग था, लेकिन जो प्रसिद्धि मिलती है प्रार्थना समाज को वो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र के अंदर होती है, 1867 के अंदर होती है, और महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एसएससी यूपीपीसीएस के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर कि महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है जो प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में जिनका योगदान था। ठीक है, तो वो थे महादेव गोविंद रानडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। और इसी जो महादेव गोविंद रानडे थे उन्होंने ही सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि महादेव गोविंद रानडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 के अंदर। तो प्रार्थना समाज में हमने क्या क्या देखा? स्थापना वर्ष देख लिया, स्थापना किसने की, प्रसिद्धि किसने दिलाई, कहाँ पर स्थापित हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात रानडे को कहते हैं और रानडे ने ही सार्वजनिक सभा की स्थापना की 1870 के अंदर। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी अपना गुरु मानते थे, जिन्हें ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित की। फिर है आर्य महिला समाज। तो ये आर्य समाज और आर्य महिला समाज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोगों क्या पता आप लोगों को ऐसा लगे कि आर्य समाज जिसने स्थापित किया था उसने आर्य महिला समाज की स्थापना की हो। नहीं, आर्य समाज अपने दयानंद सरस्वती करते हैं, जबकि आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर, आपको ध्यान रखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर होती है। इसके जो स्थापना करता थे या नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। एकमात्र व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ करते हैं? ये बम्बई के अंदर। कहाँ करते हैं? बम्बई के अंदर करते हैं दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करने से पहले इन्होंने एक पाखंड खंडिनी पताका नामक पत्रिका निकाली थी 1863 के अंदर। कब निकाली थी? 1863 के अंदर पहले पाखंड खंडिनी पताका निकाली थी दयानंद सरस्वती ने। फिर बाद में 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना बम्बई में करते हैं। अब इनके दो शिष्य थे, एक तो थे या दो शिष्य कह सकते हैं या दो सहयोगी कह सकते हैं। पहले थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने क्या किया? 1886 में उत्तराखंड के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के अंदर दो व्यक्ति और थे। ठीक है, तो एक तो थे स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे थे लाला हंसराज। तो स्वामी श्रद्धानंद 1886 के अंदर उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जबकि लाला हंसराज ने 1902 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ करते हैं? लाहौर, जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में होती है। फिर बाद में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द था उसका इस्तेमाल भी किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने ही किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। अब दयानंद सरस्वती ने दो मुख्य आंदोलन चलाए थे। पहला तो था शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन।
अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था? तो शुद्धि आंदोलन था कि जो लोग किसी कारणवश किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, वो वापस इस शुद्धि आंदोलन के कुछ कानून नियमों को मानकर वापस अपने धर्म में वापसी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये था। और दूसरा ये था कि इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये वेदों को ही सर्व संबंध मानते थे। ठीक है, ये वेदों में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब जब ये वेदों में विश्वास रखते थे तो आपसे ये सेंटेंस देके पूछा जा सकता है, क्या दयानंद सरस्वती जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर विश्वास करते थे? बिल्कुल, ये विश्वास करते थे, क्योंकि वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब जब वेदों के अंदर ही उल्लेख किया गया तो दयानंद जो सरस्वती हैं वो भी जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर विश्वास करते थे। तो आर्य समाज 1875 में बंबई के अंदर स्थापित होता है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया जाता है। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ही पाखंड खंडिनी पताका 1863 में निकाली थी। ठीक है, इनके दो सहयोगी स्वामी श्रद्धानंद 1886 में उत्तराखंड के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जबकि अन्य सहयोगी लाला हंसराज 1902 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में स्थापित करते हैं। आर्य समाज का जो मुख्यालय बंबई में स्थापित किया गया था, बाद में लाहौर स्थापित कर दिया गया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती करते हैं। वेलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने आर्य समाज को अशांति का जन्मदाता कहा है, जबकि अशांति का जनक जिस व्यक्ति को माना गया है वो है तिलक। ठीक है, कौन है? तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने अगर किसी व्यक्ति को अशांति का जनक कहा है, वेलेंटाइन सिरोल ने, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और अगर किसी संगठन को अशांति का जन्मदाता कहा है तो वो संगठन है आर्य समाज। तो ये हमने आर्य समाज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा? यंग बंगाल आंदोलन। यह पहला और एकमात्र आंदोलन है जिसके संस्थापककर्ता कौन थे? एक विदेशी थे जो भारत में आकर रह रहे थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति आपको पता ही है। ठीक है, 1789 से स्टार्ट होती है और यहीं से स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के जो शब्द हैं वो यहाँ से फ्रांस की क्रांति से ही हमारे संविधान में भी लिए गए हैं। इन्होंने दो संगठनों की स्थापना की, पहले तो एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो। और हेनरी विवियन डेरोजियो को ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो हमने यंग बंगाल आंदोलन जो है उसके क्या क्या फैक्ट देख लिए, हमने देख लिए। इसके जो संस्थापनकर्ता या नेतृत्वकर्ता थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये फ्रांस की क्रांति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द थे, ठीक है, जो हमारे संविधान के अंदर भी लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, वे इससे प्रभावित थे। और ये एकमात्र ऐसे विदेशी थे जिन्होंने भारत में आकर आंदोलन चलाया भारतीयों के पक्ष में। हेनरी विवियन डेरोजियो ने दो संगठनों की स्थापना की, पहला था एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। बस अब थोड़ा सा और है, पेशेंस बनाए रखिए और इस वीडियो में बने रहिए, बस थोड़ा सा और। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। कौन था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उनके स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद 1897 में। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं। जो रामकृष्ण मिशन था उसके अंदर जो सिद्धांत था वो था दरिद्र नारायण का सिद्धांत। मतलब ये था कि गरीब, जो भारत की गरीब जनता है, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी सेवा करना ही रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य या इस सिद्धांत को ही स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण का सिद्धांत कहते थे। किसका सिद्धांत कहते थे? दरिद्र नारायण का सिद्धांत। मतलब गरीबों की सेवा करना ही मूल कर्तव्य था रामकृष्ण मिशन का। इन्होंने प्रमुख पत्रिकाएं निकाली, ठीक है, जिनमें दो पत्रिकाएं प्रमुख हैं। पहली है प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में निकाली और दूसरी थी उद्बोधन जो बंगाली भाषा के अंदर निकाली थी। कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली स्वामी विवेकानंद ने? तो स्वामी विवेकानंद ने पहली पत्रिका निकाली प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में थी और दूसरी थी उद्बोधन जो कि बंगाली भाषा के अंदर थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
फिर स्वामी विवेकानंद ने कुछ पुस्तकें भी निकाली, वो पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और वेदांत फिलोसॉफी। कौन सी? वेदांत फिलोसॉफी। तो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी विवेकानंद की? राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और वेदांत फिलोसॉफी। आपको पता होगा कि 1893 के अंदर जब अमेरिका के अंदर प्रथम धर्म सम्मेलन होता है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं। ठीक है, और इन्होंने वहां पर कहा कि मेरे सभी भाई और बहनों, तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और इन्होंने वहां पर यह भी कहा कि भारत का जो आध्यात्मिक है और जो पश्चिम का भौतिकीकरण है, उन दोनों को मिलाकर एक अलग विश्व का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, भारत का जो अध्यात्म का ज्ञान है और पश्चिम का जो भौतिकवाद का ज्ञान है, उन दोनों को मिलाकर एक बेहतर विश्व की परिकल्पना की जा सकती है। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर कहा गया था। और उन्होंने कहा था वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। ये इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के जो शिकागो के अंदर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? शिकागो, अमेरिका के अंदर, वहां पर इन्होंने कहा था कि वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो हमने इनकी पत्रिकाएं देख ली, इनकी पुस्तकें देख ली। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में होती है और जो सुभाष चंद्र बोस थे अपने आजाद हिंद फौज के संस्थापक, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्थापना कहाँ पर होती है, इनके संस्थापक कौन थे, इस मिशन का सिद्धांत क्या था, विवेकानंद की पत्रिकाएं कौन कौन सी है, पुस्तकें कौन कौन सी हैं, स्थापित कहाँ होती हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसके द्वारा दी जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके पहले चरण जब ये स्थापित होती है, तो ये स्थापित कहाँ होती है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 के अंदर न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर स्थापित की जाती है। किसके द्वारा? अल्कोट और ब्लावत्स्की, ये दोनों पति पत्नी थे, इनके द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। भारत के अंदर जो सेकंड चरण है, वो भारत के अंदर मद्रास के अडियार नामक स्थान पर 1882 के अंदर जो एनी बेसेंट थी, उनके द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, पहला चरण न्यूयॉर्क के अंदर 1875 में अल्कोट और ब्लावत्स्की द्वारा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनके द्वारा ये अमेरिका के अंदर स्थापित किए गए। इसी से प्रभावित होकर या इसी की तर्ज पर भारत के मद्रास के अंदर अडियार नामक स्थान पर 1882 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करती है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी से इंपॉर्टेंट दो सेंटेंस आपसे बन सकते हैं। एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म में विश्वास करती है और कर्म सिद्धांत की भी मान्यता मानती है। मतलब एक तो पुनर्जन्म, यानी कि पुनर्जन्म होता है, आदमी के मरने के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा कर्म सिद्धांत, यानी कि अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये इस सिद्धांत को मानने वाली है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो हमने ये भी देख ली। अब नेक्स्ट और अंतिम है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। कौन से हैं? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। अब जैसे जैसे हमने देखा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हो रहे थे, किसान विद्रोह भी हो रहे थे, जनजाति विद्रोह भी हो रहे थे, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि हिंदू धर्म था, उसके अंदर ही सुधार की ज़्यादा अपेक्षा की जा रही थी। तो मुस्लिमों की कहीं ना कहीं अपेक्षा हो रही थी, तो इसी अपेक्षाओं को उपेक्षा हो रही थी। तो इन्हीं उपेक्षाओं को ध्यान में रखकर जो मुस्लिम व्यक्ति थे, जो बड़े पदों पर थे और अपना अधिक ज्ञान रखते थे, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है, अब वो आंदोलन क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहला है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन 1864 में ये स्थापित होता है। अलीगढ़ आंदोलन 1864 में ये स्थापित होता है। इसके जो संस्थापक करता है वो कौन है? सर सैयद अहमद खां। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है आगे भी। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक करता है वो है सर सैयद अहमद खां। कहाँ पर स्थापित करता है ये? तो ये स्थापित होता है कलकत्ता के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन ये इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये एकमात्र आंदोलन था जिसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। ये एकमात्र आंदोलन ऐसा था जिसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, और इसी विरोध स्वरूप इसने एक
एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो हमने अलीगढ़ आंदोलन में क्या देख लिया, इसके संस्थापककर्ता कौन थे, सर सैयद अहमद खान। स्थापित कब होता है, 1864 में। कहाँ पर होता है, कलकत्ता के अंदर। एकमात्र मुस्लिम आंदोलन या आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना का विरोध करता है और इसी विरोध स्वरूप यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करता है। अहमदिया आंदोलन 19वीं सदी का आंदोलन है ये अहमदिया आंदोलन। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो है मिर्जा गुलाम अहमद। कौन है, मिर्जा गुलाम अहमद। ये पंजाब के कादियान जिला के अंदर ये शुरू किया जाता है, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा, कादियानी आंदोलन। ठीक है, क्योंकि पंजाब के कादियान जिला के अंदर ये शुरुआत होता है, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। अहमदिया आंदोलन जिहाद विरोधी आंदोलन है। जिहाद विरोधी मतलब ये है कि जैसे हिंदू महिला के साथ अगर कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है तो उसको जिहाद मानता है। ठीक है, यह जिहाद विरोधी मतलब ये धर्म के अंतर धर्म विवाह के खिलाफ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद, पंजाब के कादियान नामक जिले से, इसलिए इसको कादियानी जिला कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, और ये जिहाद विरोधी था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। कौन सा, वहाबी आंदोलन। स्टार्ट कब होता है, 1830 से 1860 तक चलता है, काफ़ी लंबा चलता है ये। इसके संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। अलीगढ़ आंदोलन वाले सैयद अहमद खान नहीं, ये अलग हैं। ये वहाबी आंदोलन के संस्थापक है सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है, इसका जो प्रमुख स्थान था वो है पटना। कौन सा है, पटना। ठीक है, जहाँ पर ये आंदोलन का मुख्य शक्ति स्थल था, मुख्यालय था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी, और जो इसका स्थान था, मुख्यालय था, वो तो कौन सा स्थान था, तो वो था पटना। देवबंद आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन 1866 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई द्वारा। ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ठीक है, तो इसलिए फोकस बनाकर ध्यान रखिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये स्टेप है, आपने कभी मैम्स भी देखे होंगे। ठीक है, एक इंसान होता है, वो यहाँ पे जैसे कुदाली से खोद रहा होता है, और एक दूसरा होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर खोद रहा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऐसे खोदता है, यहाँ पर खूब सारे होते हैं जबकि, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा होता है, तो उसको ऊपर वाले को जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो वो लेकर चला जाता है। अब ये नीचे वाले को लगा कि उसको यहाँ मिल गया, क्या पता और भी होगा। ठीक है, तो वो यहाँ जाकर खोदने लगता है, जबकि उसको कुछ नहीं मिलता। अगर वो थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर और कर लेता तो उसको ऊपर वाले से कहीं ज़्यादा खजाना मिलता। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप लगाते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट। आपको जब भी ऐसा लगे कि बस अब रहने देता हूँ, बस आप ऐसे सोचिए कि बस थोड़ा सा और, फिर आपको अंदर से दिल से आवाज़ आएगी बस अब रहने दे। फिर आपको दिमाग को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके कहना पड़ेगा कि बस थोड़ा सा और, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। देवबंद आंदोलन 1866 में स्थापित होता है। किसके द्वारा ये स्थापित होता है, तो ये मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा ये स्थापित किया जाता है या चलाया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव के अंदर ये चलाया जाता है। अब देवबंद आंदोलन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस स्थापना के विरोधी आंदोलन था। ठीक है, तो यह अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का था। मतलब जो देवबंद आंदोलन है वो अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। अब जब अलीगढ़ के विपरीत विचारधारा ये आंदोलन था तो ये कांग्रेस का समर्थन करेगा, तो कांग्रेस स्थापना का समर्थक आंदोलन था। कौन सा, देवबंद आंदोलन, जो 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर अलीगढ़ के ये विरोध में होता है और कांग्रेस के ये समर्थन में होता है। अब पढ़ेंगे हम दलित सुधार आंदोलन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मुस्लिम सुधार आंदोलन थे, धर्म सुधार आंदोलन, वो कौन कौन से थे। अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन। अब नेक्स्ट है दलित सुधार आंदोलन। मतलब जहाँ पर मुस्लिमों में भी सुधार आंदोलन हो रहा था, हिंदुओं में भी सुधार आंदोलन हो रहा था। अब दलितों की जो जीवन व्यवस्था थी, जो जीवन दशाएं थी, वो निम्न स्तर की थी, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था में अंतिम पायदान पर आते थे। तो इनके अंदर जो व्यक्ति थे उनको भी लगता था कि इनके अंदर भी सुधार किया जाना चाहिए।
तो वो सुधार क्या थे, वो आंदोलन क्या थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 में होती है। किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सत्यशोधक समाज 1873 में, संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। कई बार ये पुस्तक का नाम पूछा गया है, आगे पूछा भी जा सकता है। तो कंसेप्ट आपको वही रखना है, सत्यशोधक समाज। ठीक है, आंदोलन वर्ष 1873, संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और जो संस्थापक करता है उसके कोई या तो पत्रिका या पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक थी वो थी गुलामगिरी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन 1920। आत्मसम्मान आंदोलन मतलब जो दलित समाज था वो अपना खुद का सम्मान चाहता था। मतलब आपको प्राचीन काल से ही और जो प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में आते आते जो दलित थे उनकी जो जीवन दशाएं थी वो बिल्कुल ही निम्न थी। मतलब प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति बाजार के बीच से अंदर जा रहा है तो उसको ढोल बजाते हुए निकलना होता था ताकि उसकी छाया किसी के ऊपर ना गिरे। तो इतनी बेकार दशाएं थी। आज तो आधुनिक भारत के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया। मतलब ये देख लो कि आप 80-90% पर चेंज आप देख सकते हो तब के काल में और अब के काल में। ठीक है, तो ये आत्मसम्मान आंदोलन, दलित समुदाय भी अपना आत्मसम्मान चाहता था, इसलिए आत्मसम्मान आंदोलन का नाम रखा गया। कब शुरू होता है ये 1920 में शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है ये, तो वी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, मतलब इनको पेरियार के नाम से भी जानते थे, रामास्वामी नायकर को। कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। वी रामास्वामी नायकर ने तमिल रामायण की रचना की थी जिसको सच्चे रामायण के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसमें हमने क्या देखा, सत्यशोधक समाज में जो ज्योतिराव फूले थे उन्होंने लिखा पुस्तक गुलामगिरी। आत्मसम्मान आंदोलन ने जो रामास्वामी नायकर थे वो पेरियार थे, उन्होंने तमिल रामायण की रचना की जिसको सच्ची रामायण के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वाईकोम सत्याग्रह। कौन सा, वाईकोम सत्याग्रह 19वीं सदी के अंदर ये शुरू हुआ था। यह भी एक दलित सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक करते या नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन, ये तीनों इसके संस्थापक करता थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सी जाति, जो केरल की एजावा जाति थी, उसका उत्थान करना इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य था। और यह एक गांधीवादी आंदोलन था, मतलब अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, गांधीवादी शब्द जहां आ जाए आपको मानना है कि अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वाईकोम सत्याग्रह में 19वीं सदी का था, नेतृत्वकर्ता नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन, केरल के एजावा जाति का उत्थान करने का मुख्य उद्देश्य था। और यह एक अहिंसक गांधीवादी आंदोलन था। फिर है पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलन 1857 क्रांति से पहले का ये आंदोलन है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो सकते हैं, तो आपको पता होगा दादाभाई नौरोजी। इसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, दादाभाई नौरोजी को। इन्होंने ही धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन के बहिर्गमन यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो 1/3 धन भारत से बाहर किसी न किसी रूप में भेजती है। नौरोजी फरदौनजी, एस.एस. बंगाली और आर.के. कामा प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पारसी धर्म सुधार आंदोलन के। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, मुंबई में होती है। ठीक है, और पारसी धर्म ने रहनुमाई मध्यासन की स्थापना की थी। यह एक समाज था, रहनुमाई मध्य महदयासन। ठीक है, और दादाभाई नौरोजी ने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था राप्त गुप्तार। क्या नाम था, राप्त गुप्तार। ठीक है, तो हमने पारसी धर्म सुधार आंदोलन 1851 में क्या देखा, संस्थापककर्ता देख लिए, मुंबई में स्थापित होता है, रहनुमाई महदयासन की स्थापना करते हैं और एक पत्रिका निकालते हैं राप्त गुप्तार। फिर है सिख धर्म सुधार आंदोलन 1870 के अंदर। इसी धर्म सुधार आंदोलन के दौरान निरंकारी आंदोलन और रामधारी आंदोलन भी चलाए जाते हैं। कौन कौन से, निरंकारी आंदोलन और रामधारी आंदोलन। पंजाब में यह आंदोलन चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, जो भ्रष्ट धार्मिक गुरुद्वारा संस्थापक थे, जो भ्रष्ट धार्मिक गुरुद्वारा चलाने वाले थे, उनके खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। अमृतसर सिंह सभा आंदोलन और खालसा कॉलेज की भी स्थापना इसमें की गई। 1922 का गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया और सभी भ्रष्ट गुरुद्वारा व्यक्तियों को वहां से हटा दिया गया।
ठीक है। तो जो सिख धर्म सुधार आंदोलन भ्रष्ट गुरुद्वारों के खिलाफ लाया गया था, इसके अंदर ही निरंकारी और रामधारी आंदोलन चलाया गया। पंजाब के अंदर ये लाया गया था। अमृतसर सिंह सभा आंदोलन भी इसी के दौरान चलाया गया। खालसा कॉलेज की स्थापना की गई पंजाब में, और 1922 का गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा 1 घंटे 25 मिनट की क्लास, जिसके अंदर अपन ने सभी तरह की सारे आंदोलन पढ़ लिए हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए जरूर लगाएं। ठीक है। तो हमने एक बार और देख लेते हैं इसके अंदर कि हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने इस वीडियो के अंदर प्रमुख जन विद्रोह देख लिए, जनजातीय विद्रोह भी देख लिए, किसान विद्रोह देख लिए, 20वीं सदी के किसान विद्रोह भी देख लिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी देख लिए, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी देख लिए, दलित सुधार आंदोलन भी हमने देख लिए। ठीक है। पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी देख लिए, और सिख धर्म सुधार आंदोलन भी हमने इसके अंदर देख लिए। तो एक ही वीडियो में संपूर्ण आंदोलनों का रिवीजन कर लिया है। ठीक है। जो यूपीएससी, एसएससी और यूपीपीसीएस के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो, ठीक है, पूरा देखो। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखो, आपको याद जरूर होएगा। आपको एग्जाम के अंदर आपको इससे बहुत सहायता, हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये एक तरह की मैराथन है सभी आधुनिक भारतीय इतिहास के आंदोलनों का। थैंक यू।